गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स का यूनिट 4, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट का लेक्चर नंबर 11, दैट इज द लिक्विड कार्बोराइजिंग। इससे पहले आपको मैंने बताया था पैक कार्बोराइजिंग, तो यहाँ पर समझेंगे लिक्विड कार्बोराइजिंग के बारे में। देखो होता क्या है कि हम लोग किसी भी जो लो कार्बन का स्टील्स होते हैं ना, उसको हम लोग उठाते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स को, और उसको एक कास्ट पोस्ट फर्नेस में रखते हैं, ठीक है, और वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि वायल के थ्रू हीटिंग करते हैं, ठीक है। वो किस में होता है, तो वो सॉल्ट बाथ में होता है। और सॉल्ट किसका होता है, या तो पोटेशियम साइनाइड का होगा या सोडियम साइनाइड का होगा, ठीक है। उससे हम लोग क्या करते हैं कि उससे हीटिंग करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि उसके सरफेस पर कार्बन इंड्यूस होता है, और साथ में चूंकि साइनाइड है तो नाइट्रोजन भी इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, बट मेजर रूप से क्या इंड्यूस्ड होगा, कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे कि कैसे क्या करते हैं। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे कि उसको निकालेंगे, ठीक है, और फिर उसको कूलिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, और हमेशा याद रखना कि हम लोग हीटिंग कहाँ तक करेंगे, ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर तक करेंगे ऑलवेज। देखो एक बात बताता हूँ, हीटिंग, होल्डिंग, क्वेंचिंग, हर जगह हीटिंग, होल्डिंग एंड कूलिंग, ठीक है, ये हर जगह अप्लीकेबल होता है, चाहे वो किसी भी तरीके का हीट ट्रीटमेंट ही क्यों ना हो। हाँ, इसके अलावा और स्टेप्स एडिशनल हो सकते हैं, ठीक है, बट ये 3 स्टेप्स जरूर रहेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं उसके बारे में। लिक्विड, इट इज ऑल्सो नोन एज साल्ट बाथ कार्बोराइजिंग। इसको हम लोग साल्ट बाथ कार्बोराइजिंग के नाम से जानते हैं। जनरली लोग आपको पॉपुलरली साल्ट बाथ कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग को ही कहता है, ठीक है, पॉपुलर नेम है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बोराइजिंग अकर्स थ्रू मोल्टन साइनाइड, ठीक है। कार्बोराइजिंग कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, मोल्टन साइनाइड के द्वारा होता है। किसमें होता है, इन लो कार्बन स्टील कास्ट पोर्ट टाइप फर्नेस हीटेड बाय वायल। कास्ट पोर्ट टाइप के फर्नेस में करते हैं, जिसको वायल के थ्रू हीट करते हैं। किसके थ्रू हीट करते हैं, वायल के थ्रू हीट करते हैं, ओके। आगे देखोगे बाबू की जो बाथ का जो टेम्परेचर है, उसको कहां तक हम लोग, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि इसमें हीटिंग किया। अब इसमें जो हीटिंग करेंगे वो हीट करके कहां तक ले जाएंगे, इस टेम्परेचर तक। यानी कि जो बाथ का जो टेम्परेचर होगा, साल्ट बाथ का टेम्परेचर होगा, वो मेंटेन होगा 815 डिग्री सेल्सियस लेकर के 900 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स कि बाथ टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बिटवीन 850 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे कहता है कि द बाथ सर्फेस इज कवर्ड विथ ग्रेफाइट कोल टू रिड्यूस रेडिएशन लॉसेस, ठीक है। क्या है कि बाथ सरफेस जो है वो कवर होता है किसके से, ग्रेफाइट से या कोल से। कैसे, या तो हम ग्रेफाइट से उसको कवर करेंगे या कोल से कवर करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे ऐसा, ठीक है, ताकि जो है रेडिएशन लॉस, जो यहाँ पे जो साइनाइड का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसके वजह से क्या होता है कि रेडिएशन लॉस होता है, और उस रेडिएशन लॉस को हम लोग रोकने के लिए क्या करते हैं कि वहां पर उसके बाद सरफेस पर हम लोग चारकोल या ग्रेफाइट को रख देते हैं, ठीक है, उससे कवर कर देते हैं, ठीक है। अब यहां देखोगे, दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ साइनाइड। रेडिएशन लॉस किसके कारण हो रहा है, एक्सेसिव डिकम्पोजिशन ना हो जाए, ठीक है। चूंकि देखो हीट है, तो हीट किसके 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं, क्या क्या, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रेडिएशन की वजह से हीट लॉस वहां पे होने लगता है, तो उसके लिए ग्रेफाइट चारकोल होता है। दूसरा क्या है कि डिकम्पोजिशन ऑफ साइनाइड, साइनाइड के एक्सेसिव डिकम्पोजिशन को भी रोकता है, ठीक है। आगे है द बाथ कंटेन्स सोडियम एंड पोटेशियम क्लोराइड। बाथ में क्या क्या रहता है, सोडियम और पोटेशियम का क्लोराइड रहेगा। बेरियम क्लोराइड विच एक्ट एज एक्टिवेटर, ठीक है, और बेरियम क्लोराइड होता है जो कि एक एक्टिवेटर के रूप में काम करता है। और उसमें क्या होता है कि सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या तो पोटेशियम साइनाइड का इस्तेमाल करो या फिर सोडियम साइनाइड का इस्तेमाल करो, ठीक है। अब देखो इसमें जो रिएक्शंस होता है ना, वो क्या क्या होता है ऐसे समझो, ठीक है। यहां पर देखो बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, बेरियम क्लोराइड प्लस ये क्या है आपका सोडियम साइनाइड, ये दोनों रिएक्शन करेगा तो बेरियम साइनाइड बनाएगा और सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। उसी तरीके से नीचे भी है कि बेरियम साइनाइड
प्लस आयरन, ये जो बेरियम साइनाइड यहाँ था अब ये आयरन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो आयरन के सरफेस पर क्या होगा, कार्बन डिकम्पोज होगा, आयरन के सरफेस पर कार्बन डिकम्पोज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या फॉर्मेशन होगा, फिर यहां पर हमारा बेरियम साइनाइड होगा, ठीक है। जिसमें क्या होगा, इसमें क्या था कि कार्बन और नाइट्रोजन का दोनों का इक्वल्स हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे एक, ठीक है। बट यहां पर क्या होंगे कि यहां पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखोगे हीटिंग टाइम इज शॉर्ट एंड हीट ट्रांसफर इज रैपिड। इसमें क्या होता है कि हीटिंग टाइम शॉर्ट होता है और हीट ट्रांसफर बहुत तेजी से होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये सारी चीज करने के बाद ना हम लोग क्या करते हैं कि इसको क्वेंचिंग करते हैं, क्वेंचिंग या कूलिंग करते हैं, या फिर इसको फर्नेस कूलिंग के लिए छोड़ देते हैं। इसमें और क्या है कि हीटिंग टाइम इज शॉर्ट एंड ट्रांसफर इज रैपिड, इट गिव्स थिन एंड क्लीन हार्डन्ड लेयर, इट मे बी। अब एक बात और ध्यान देना कि थिन और क्लीन जो हार्डन्ड लेयर देगा उसका थिकनेस लगभग 0.08 mm होता है। क्या होता है, 0.08 mm होता है, ठीक है। इट में कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट, ये या तो कंटिन्यूअस होगा या तो फिर इंटरमिटेंट करके, यानी कि प्रोसेस को रोक रोक करके हम लोग कर सकते हैं, या फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस को करते जाएंगे। आगे क्या है कि कंटिन्यूअस एंड ऑटोमेटिक प्रोसेस गिव्स गुड रिजल्ट्स। जो कंटिन्यूअस होता है और ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है उसका रिजल्ट जो होता है हमारा बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो ये है हमारा लिक्विड कार्बोराइजिंग का। देखिए गैस कार्बोराइजिंग, देखो बाबू क्या है ना कि कार्बोराइजिंग तो मैंने आपको बताया ही था, क्या, हीटिंग, होल्डिंग एंड कूलिंग, ठीक है। अब गैस कार्बोराइजिंग में क्या होगा कि जो मटेरियल्स जो हीट किया जाएगा वो गैसियस इन्वायरमेंट में हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो हीट किए जाते हैं, ठीक है, वो हाईली रिच्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दैट मीन्स कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है, ठीक है। और वहाँ से क्या होता है कि ये इसके सरफेस पर हार्डनेस आता है और इसके प्रॉपर्टीज में इम्प्रूवमेंट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, कौन कौन से गैसेज होते हैं उसके बारे में देखिए। इन दिस प्रोसेस ए प्रोडक्ट इज हीटेड टू ऑस्टेनाइजिंग रेंज, ठीक है, अप्रॉक्स 870 डिग्री सेल्सियस टू 950 डिग्री सेल्सियस in the presence of highly rich hydrocarbon gases। हम लोग इसको हीट करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को कि कहां से कहां तक, रूम टेम्परेचर से लेकर के ऑस्टेनाइजिंग रेंज, दैट मीन्स कि इसके बीच होगा 870 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 950 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, ठीक है। जो कि किसके प्रेजेंस में होगा, हाइड्रोकार्बन के प्रेजेंस में होगा। इट इज कैरिड आउट इन रिटॉर्ट टाइप और सील्ड क्वेंच टाइप फर्नेस। ये जो होता है, ये जो हीटिंग होता है कहाँ होता है, रिटॉर्ट टाइप फर्नेस। अब रिटॉर्ट टाइप फर्नेस क्या है बाबू, कि जो क्या करता है कि उसके अंदर ही उसके हीटिंग एटमॉस्फेयर को कंट्रोल्ड किया जाता है, उसको हम लोग रिटॉर्ट टाइप फर्नेस कहते हैं, ठीक है। आगे देखोगे रिटॉर्ट टाइप फर्नेस का आपको इमेज भी दिख रहा होगा, स्कीमेटिक डायग्राम। दिस फर्नेसेस आर आइदर गैस फायर्ड और इलेक्ट्रिकली हीटेड। अब ऐसे फर्नेस में क्या होता है कि या तो वो गैस के द्वारा जल रहा होगा, ठीक है, गैस के द्वारा उसमें हीटिंग प्रोड्यूस हो रही होगी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हीटिंग प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। गैस एटमॉस्फेयर फॉर कार्बोराइजिंग इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिक्विड। अब यहाँ पर देखोगे ये जो गैस एटमॉस्फेयर है उसके अंदर, अभी मैंने क्या कहा कि गैस के एटमॉस्फेयर में उसको हीट करते हैं और हीट करने के बाद उसको वहाँ पे होल्ड करके फिर कूलिंग करते हैं। तो जो हीटिंग करोगे ना तो उसके लिए जो गैस होगा, ठीक है, वो कैसे प्रोड्यूस होगा, फॉर कार्बोराइजिंग इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिक्विड, ठीक है, कोई लिक्विड जैसे एज लाइक मेथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, या फिर गैसियस हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, लाइक प्रोपेन और मेथेन, ठीक है। इन सब से या तो आप प्रोपेन या मेथेन से प्रोड्यूस करो गैस को, ठीक है, जो कि ऑलरेडी एक गैसियस स्टेट में है, या आप मेथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल से प्रोड्यूस करो जो कि एक लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। अब आगे देखोगे कि एन एंडोथर्मिक गैस जनरेटर इज यूज्ड टू सप्लाई एंडोथर्मिक गैस। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना कि व्हाट इज द एंडोथर्मिक गैस।
इंडोथर्मिक गैस कहने का मतलब है बाबू की जो हीट को अपने अंदर लेता हो, दैट मीन्स की इनटेक करता हो, और जिसका क्या हो, इंथैल्पी बढ़ता हो। तो इंथैल्पी कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा इंथैल्पी, जब तक वो हीट इंटेक नहीं करेगा तब तक इंथैल्पी कैसे बढ़ेगा, ठीक है। और इंथैल्पी का एक मतलब होता है डायरेक्टली आप कह सकते हो टोटल हीट, ठीक है। ऐसे आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे ना, या कोई बच्चा 11th-12th पढ़ के आया होगा तो उसको पता होगा कि सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी, ठीक है। यानी कि U + PV दैट इज द एंथैल्पी, ठीक है। आगे देखोगे बाबू कि a mixture of propane or methane with air is cracked in hot retort of an Indo gas generator to form carrier gas, ठीक है। ये देखो ये क्या होता है कि इसमें जो प्रोपेन और मिथेन जो होते हैं वो हॉट रिटॉर्ट में क्या होता है, क्रैक करता है, ठीक है। किसमें, ऑफ एन इंडो गैस जनरेटर, जो इंडो गैस जनरेटर होता है उसके हॉट रिटॉर्ट में क्रैक्ड होता है, किसके लिए, ताकि वो कैरियर गैस का फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। तो ये है क्या है कि वो कैरियर गैस का फॉर्मेशन करेगा। अब वो जो गैसेस बनेगा उसके क्या कंपोजिशंस होंगे ये हम लोग देखते हैं। कैरियर का जो कंपोजिशंस है ना वो यहाँ पर मैंने लिखा है कैरियर गैस का। क्या है कि रिसेंट डेवलपमेंट में नाइट्रोजन्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, एज ए नाइट्रोजन डायरेक्टली कैरियर गैस भी यूज किया जाता है, बट दिस इज द कंपोजिशंस। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि दिस कंपोजिशंस इन्वॉल्व इन गैस कार्बोराइजिंग, ओके। तो देखो नाइट्रोजन 40% होगा, हाइड्रोजन 40%, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट होता है ये 20%, ये दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। मैं आपको पहले बता दूं कि दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ओके। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो डायरेक्ट 20% हो गया, 40%, 100% हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत कम अधिक रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन कम अधिक रहता है, CO कम बेसी रहता है। तो चलो इसको आप ऐसे 19 कर लो, मैंने राउंड फिगर में याद करने के कारण लिख दिया था, आप वैसे भी याद कर सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3%, CH4 0.5%, और वाटर, और ये G लिखा हुआ इसका मतलब है कि गैसियस फेज में है। कहने का मतलब वाटर का वेपर जो होता है वो 0.8%, और ऑक्सीजन बस एक ट्रेसेज में होता है। कहने का मतलब है कि वो ppm लेवल पर होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, ठीक है। आगे क्या होगा कि व्हेन द मटेरियल रीचेस कार्बोराइजिंग टेम्परेचर, ठीक है। अभी आपने क्या किया स्टार्टिंग में कि उसको हीट करना शुरू किया, और उस समय आपने जो सप्लाई दिया था हाइड्रोकार्बन्स का वो 700 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे कि जब वो टेम्परेचर कार्बोराइजिंग टेम्परेचर पर पहुँचने वाला होता है तो प्रोपेन एंड मिथेन इज इंट्रोड्यूस्ड टू मेंटेन अ स्पेसिफिक कार्बन पोटेंशियल, ठीक है। प्रोपेन और मेथेन को हम लोग वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कि क्या होगी, कार्बन पोटेंशियल मेंटेन रहे, ठीक है। वो और ये जो मेंटेन किया जाता है, ये जो प्रोपेन और मेथेन को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो करीब 700 डिग्री सेल्सियस पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसका ही टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ड्यूरिंग गैस कार्बोराइजिंग फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। अब गैस कार्बोराइजिंग हो रहा है तो क्या क्या होगा यहाँ पर समझो कि प्रोपेन जो है वो क्रैकिंग होता है। मैंने पहले भी आपको कहा कि हाइड्रोकार्बन्स का क्रैकिंग होता है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर वो कंट्रोल्ड होता है। तो प्रोपेन जब क्रैक करेगा ना तो ये प्रोपेन टूट करके मीथेन बनेगा और कार्बन को रिलीज करेगा, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये मीथेन वापस आयरन के साथ रिएक्शन करेगा, और जब ये आयरन के साथ रिएक्शन करता है ना तो ये कार्बोराइज्ड आयरन बनाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस को आउट करेगा, ठीक है। आगे फिर है कि फिर यदि ये आयरन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। दूसरा क्या है कि वहाँ के एटमॉस्फेयर में CO2 भी अवेलेबल्स होते हैं, तो CO2 के साथ यदि रिएक्ट करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर करेगा, ठीक है। अब आगे क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिलीज हुआ तो ये आयरन के साथ करेगा और यहाँ पर फिर से कार्बोराइज्ड बनाएगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो देखो एक बात ध्यान देना कि ये रिएक्शन जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। वाई? Because of due to this reactions the surface are carburized,
मेटल सरफेस जो होते हैं ना, इसी रिएक्शन के कारण कार्बोराइज्ड होता है, ठीक है। तो कार्बोराइजिंग अकर्स मेनली ड्यू टू कन्वर्सन ऑफ CO एंड टू CO2, ठीक है, एज लाइक इक्वेशन 4, ठीक है, जैसा कि इक्वेशन 4 में दिखाया गया। अब ये क्या है कि हाइड्रोजन प्लस CO2, हाइड्रोजन और CO2 जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या, वाटर, ठीक है। आगे क्या है कि फिर से CO2 यदि रिएक्शन करेगा आयरन के साथ तो क्या बनेगा, कार्बोराइज्ड आयरन, और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा रिएक्शंस। अब ओवरऑल हम लोग कार्बोराइजिंग का एक रिएक्शंस देख लेते हैं, एडवांटेजेस वगैरह देख लेते हैं, ओके। अब हम लोग डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे विथ कंपैरिजन टू द अदर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। अभी तक हमने जो भी ट्रीटमेंट प्रोसेसेस पढ़े हैं ना, उसमें उसके अपेक्षा में कार्बोराइजिंग का क्या एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऐसे आप जान ही रहे हो कि कार्बोराइजिंग से हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है, कि एक गुड सरफेस फिनिश्ड प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ठीक है, जिसका सरफेस क्या होता है, हार्ड एंड वियर रेसिस्टेंस होते हैं, ठीक है। उससे और क्या होता है कि प्रोडक्ट का जो कोर होता है वो टफ होता है, उसमें कोर में कोई चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टी चेंजेस होता है वो किस में होता है, वो तो जो प्रॉपर्टी चेंजेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है सरफेस पर, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बनस्पत अदर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ओके। चलो देखोगे क्या है कि हाई क्वालिटी कार्बोराइज्ड केस कैन बी ऑफ प्रोड्यूस्ड। हम लोग हाई क्वालिटी के कार्बोराइज्ड क्वालिटी का जो है सरफेस या केस, किसी ऑब्जेक्ट का जो केस है, जो सरफेस है, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। हीट कंज्यूम इज ऑल्सो लेस, जो हीट का कंजम्पशंस होता है वो इस प्रोसेस में क्या होता है कि लेस होता है, और क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग इज ऑल्सो लेस, इसके में टाइम जो है हमको कम लगता है, ठीक है। क्या होता है कि कार्बोराइजिंग करने में टाइम कम लगता है। आगे क्या है कि प्रोसेस इज क्लीन, ये प्रोसेस बहुत ही क्लीनली होती है। इसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है ना बाबू, वो बहुत ही हमारा जो है प्रोडक्शन लॉस जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। प्रोडक्शन लॉस कम क्यों होता है या प्रोडक्शन लॉस होता है क्या, इसके बारे में सबसे पहले समझो। देखो क्या है कि कोई भी ऑपरेशंस होता है लाइक हीट ट्रीटमेंट या मशीनिंग ऑपरेशंस या कोई अदर ऑपरेशंस हम लोग जब मेटल्स पे करते हैं या किसी प्रोडक्ट्स कंपोनेंट्स पर करते हैं तो क्या होते हैं कि उसके डैमेजिंग के भी कुछ चांसेस होते हैं, और उस ऑपरेशंस के दौरान क्या होते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स हमारे क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वैसे डैमेज प्रोडक्ट्स को चाहते हैं कि वो डैमेज ना हो, और कार्बोराइजिंग प्रोसेस क्या होता है कि अदर ऑपरेशंस के अपेक्षा में क्या है कि इसमें जो है डैमेजिंग कम होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रोडक्शन लॉस क्या है बाबू, कम है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्लोजर क्वालिटी लिमिट्स कैन बी अचीव्ड, ठीक है। अब यहाँ देखो क्लोजर क्वालिटी क्या होता है कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अपने डिजायरेबल क्वालिटी पे एग्जैक्ट वैल्यू पे हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके आसपास के वैल्यू को ही अचीव कर सकते हैं, ठीक है। वो कभी कभी अचीव भी होता है, तो वो साइड संयोग कभी कभी होता है, ठीक है। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि जब वो एक बार हो जाए तो हर टाइम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझो कि जैसे मान लो कि आपको रॉकवेल नंबर 65 RC चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि वो 65 RC ऐसा कोई मशीन नहीं बना है कि हम लोग ऑपरेशंस के दौरान देखते रहे कि उससे हमारा 65 RC हमको मिल गया, ठीक है, तो हमको ऑपरेशंस बंद कर देना चाहिए। नहीं, हम लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो उसके आधार पे क्या है कि बहुत सारे कूलिंग रेट्स डिफाइंड किया गया है कि इस कूलिंग रेट पे इतना RC मिलता है, इतना होल्डिंग टाइम पे इतना RC मिलता है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर के हम लोग चलते हैं और उस कूलिंग रेट से कूल करते हैं, होल्डिंग टाइम से उसको होल्ड करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इससे हमारा कार्बोराइजिंग प्रोसेस में क्या होता है कि लगभग जो हमारा जो क्वालिटी अचीव करना है उसके क्लोजर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्या, डिसएडवांटेज, ठीक है। तो देखो डिसएडवांटेज में क्या है बाबू कि चूंकि ये प्रोसेस जो होता है इसमें हैंडलिंग काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अब चूंकि हैंडलिंग काफ़ी डिफिकल्ट है तो आप क्या करोगे, किसी ऐसे लेबर को सेलेक्ट करोगे जो हाईली स्किल्ड है, जो इस काम को पहले से जानता हो। अब एक बात बताओ, जो हाईली स्किल्ड है, जो काम को पहले से जानता है, उसका क्या होगा, उसका जो है मंथली अधिक होगा, उसका पेमेंट अधिक होगा, ठीक है, उस पर खर्च ज़्यादा होंगे। तो जब खर्च ज़्यादा होगा तो लेबर कॉस्ट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया,
ठीक है। तो इसलिए इसका हाई लेबर कॉस्ट फॉर पैकिंग एंड अनपैकिंग। आगे क्या है कि इट इज डिफिकल्ट टू क्वेंच डायरेक्टली फ्रॉम कार्बोराइजिंग टेम्परेचर, ठीक है। इसको हम लोग कार्बोराइजिंग टेम्परेचर से डायरेक्ट हम लोग क्वेंच नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि फर्नेस कूलिंग करते हैं, ठीक है। तो आज हमारा फिनिश हो गया कार्बोराइजिंग, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे नाइट्राइडिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।